13 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजे साउथ कोरिया के रडार ने येलो सी में चाइना की एक कमर्शियल शिप को डिटेक्ट किया जो अपने रूटीन के मुताबिक फुजियान जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद इसी शिप को यहाँ से 700 किलोमीटर दूर ईस्ट चाइना सी में डिटेक्ट किया गया। इस शिप का कार्गो कमर्शियल कंटेनर्स नहीं बल्कि कई 100 चाइनीज फौजी, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स और टैंक्स थे। अब यहाँ पर दो सवाल जहन में आते हैं। पहला ये कि सिर्फ चंद घंटों में एक शिप ने इतना लंबा सफर कैसे किया, और दूसरा चाइनीज नेवी वॉरशिप के बजाय एक कमर्शियल समुद्री जहाज पर मिलिट्री का सामान क्यों था। इन सवालों का जवाब ये है कि बज़ाहिर नॉर्मल सी दिखने वाली ये शिप असल में ताइवान के खिलाफ चाइना का सबसे खतरनाक और सीक्रेट वेपन है। ये शिप टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक शाहकार है। इन शिप्स को रोल ऑन रोल ऑफ या शॉर्ट फॉर्म में रो शिप्स कहा जाता है। ये शिप्स पहली दफा वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी जब जर्मन आर्मी ने फ्रांस को घेरे में ले लिया था और 4 लाख एलाइड फौजियों को इन्हीं शिप्स के जरिए बचाया गया था। इन शिप्स को रोल ऑन रोल ऑफ इसलिए कहा जाता है कि इनमें बहुत से रैम्प्स होते हैं जिसके जरिए बहुत ही तेजी से बहुत से मिलिट्री ट्रक्स और टैंक्स शिप के अंदर लोड हो सकते हैं और उन्हें कहीं भी उतारा जा सकता है। बहुत से कंट्रीज की नेवीज में रो शिप्स जरूर होती हैं, मगर किसी भी कंट्री की रो शिप की इतनी स्पीड और कैपेसिटी नहीं जितनी चाइनीज रो शिप की है। इसे बोहाई हैंगडा कहते हैं। इस एक चाइनीज शिप में 300 के करीब टैंक्स या ट्रक्स लोड हो सकते हैं और सिर्फ चंद घंटों में किसी भी साहिल या पोर्ट पर इन्हें ऑफलोड किया जा सकता है। तो ताइवान पर अटैक की सूरत में ये शिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। सबसे पहले तो क्योंकि देखने में ये बिल्कुल कमर्शियल शिप जैसी होती है, तो ताइवान की आर्मी एक कंफ्यूजन में रहेगी कि कहीं वो गलती से चाइना की किसी सिविलियन शिप को ना हिट कर दे। और दूसरा, ये शिप्स ताइवान के किसी भी किनारे पर सिर्फ चंद घंटों में चाइना के कई हजार फौजी, टैंक्स और इवन हेलीकॉप्टर्स उतार सकती है। तो एक तरफ चाइना की नेवी ताइवान को वेस्टर्न बॉर्डर पर एंगेज किए होगी और दूसरी तरफ इन रो शिप्स की मदद से चाइना ताइवान के अंदर घुसकर आसानी से उसका कंट्रोल ले सकेगा। लेकिन क्या ताइवान पर अटैक करना और उस पर कब्जा करना चाइना के लिए इतना ही आसान है? अगर इतना ही आसान है तो अभी तक चाइना ने ऐसा किया क्यों नहीं? किस चीज ने चाइना को रोका हुआ है? इसका जवाब है USS पुलर, अमेरिका की ऐसी शिप जिसे आप एक फ्लोटिंग बेस भी कह सकते हैं। यही वो शिप है जिसकी वजह से अमेरिका पूरे पैसिफिक ओशन पर अपना कंट्रोल रखता है। USS पुलर को बनाया ही इसलिए गया था कि इसके जरिए अमेरिका पैसिफिक ओशन को कंट्रोल कर सके, बिकॉज अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी साइड से है तो वो पैसिफिक ओशन है, क्योंकि उसके 3 बड़े दुश्मन चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया पैसिफिक ओशन के उस पार हैं। अमेरिका शुरू से जानता था कि अगर उसने वर्ल्ड पावर बनना है तो उसे पैसिफिक ओशन कंट्रोल करना होगा, फिर ही वो किसी भी एक्सटर्नल अटैक से सेफ होगा। अब पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है और उसे कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को समुद्र में बहुत सी बेसेस चाहिए जहां वो अपने फौजी, टैंक्स, मिसाइल सिस्टम्स और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स लगा सके। एक वॉर के लिए जितना भी सामान चाहिए होता है उसे मिलिट्री लैंग्वेज में लॉजिस्टिक्स कहते हैं। लॉजिस्टिक्स ही किसी भी वॉर में हाउ और व्हेन डिफाइन करते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन जितना बड़ा और दूर होगा उतने ही ज्यादा लॉजिस्टिक्स चाहिए होंगे। कोल्ड वॉर में जब यूएस सोवियत टेंशन पीक पर थी तब अमेरिका ने किसी भी सोवियत अटैक से बचने के लिए यूरोप में इटली से लेकर जर्मनी तक इंटरकनेक्टेड बेसेस बनाए ताकि अगर सोवियत यूनियन की तरफ से अटैक हो तो अमेरिकन मिलिट्री इन लॉजिस्टिक्स के जरिए यूरोपियन आर्मी के साथ मिलकर सोवियत को पीछे धकेल सकें। कोल्ड वॉर के बाद वेस्टर्न साइड पर पैसिफिक ओशन ने यूरोप की जगह ले ली है। चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशियन इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए अमेरिका ने इधर जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस में मिलिट्री बेसेस बनाई हुई हैं। फिर इधर गुआम और हवाई में भी अमेरिका की मिलिट्री बेसेस हैं। लेकिन इन सब बेसेस के बीच बहुत डिस्टेंस है क्योंकि पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है और इस डिस्टेंस की वजह से अमेरिका के लिए ताइवान या साउथ कोरिया तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसी का तोड़ करने के लिए ये शिप्स बनाई गई जिन्हें ESB मतलब एक्सपेडिशनरी सी बेसिस या फ्लोटिंग बेसिस भी कहा जाता है। ESB कितनी पावरफुल और बड़ी होती हैं इसका अंदाजा इससे लगाएं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर समुद्री एयरबेस कहा जाता है तो ESB को पोर्ट विद इन अ सी कहा जा सकता है। यहाँ से सिर्फ मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स ही नहीं बल्कि
बल्कि मिसाइल्स और इवन छोटे ड्रोन्स भी उड़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसके मेन डेक के नीचे एक फुटबॉल स्टेडियम जितना गैराज होता है, जहां पर कई 100 स्टेट ऑफ द आर्ट शिप्स होती हैं, जिन्हें किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर समंदर में उतारा जा सकता है। दूसरा, इन ESB की स्टोरेज इतनी बड़ी है कि एक ESB में 11 मिलियन गैलन्स का कार्गो आ सकता है। मतलब इस शिप के जरिए अमेरिका पैसिफिक ओशन में मौजूद अपनी डिफरेंट बेसिस तक लॉजिस्टिक्स पहुंचा सकता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये शिप्स पैसिफिक ओशन में अमेरिका की सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल का काम भी देती हैं। जबरदस्त एविएशन सिस्टम इंस्टॉल्ड होने की वजह से सारी अमेरिकन मिलिट्री कम्युनिकेशन और स्ट्रेटजी इन्हीं ESBs के थ्रू बाकी बेसिस तक पहुंचती हैं। इस वक्त अमेरिका के पास 5 ESBs हैं और कुछ ऑनलाइन सोर्सेज के मुताबिक 4 ESBs पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में हर वक्त मौजूद होती हैं, ताकि वो ईस्टर्न एशिया में अपनी बेसिस और अपने दुश्मनों पर कड़ी नजर रख सकें। और इसीलिए चाइना के लिए ताइवान पर स्ट्रेट अवे अटैक करना और उस पर कब्जा करना इतना आसान नहीं। लेकिन सिर्फ ये ESBs ही नहीं, बल्कि कुछ और बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिक फैक्टर्स भी हैं, जिनकी वजह से चाइना के लिए ताइवान का कंट्रोल लेना इतना आसान नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी को एक छोटे से आइलैंड का कंट्रोल लेने से आखिर क्या चीज रोके हुए है? जाहिर है सिर्फ ये 4 ESBs तो दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस्ड आर्मी को नहीं रोक सकती। यकीनन कुछ और ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये एडवांस्ड मिलिट्री लॉजिस्टिक्स ही तय करेंगे कि दुनिया पर अगला कंट्रोल किसका होगा। लेकिन इन लॉजिस्टिक्स को हासिल करने की ये दौड़ कहीं हमारी दुनिया के अंत की वजह ना बन जाए। ये है वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमें मजीद ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।